एक गांव में बहुत गरीब परिवार था। तुम्हारे पिताजी अभी तक नहीं आए हैं। कितनी देर हो गई है। माँ, आप चिंता मत कीजिए, पिताजी आते ही होंगे। सुनैना ऐसा कहने के बाद अपनी दोनों बहनों को खाना दे देती है। आज मेरा खाना खाने का मन नहीं है। हाँ, मेरा भी मन नहीं है। तुम दोनों ऐसा क्यों बोल रही हो? चलो खाना खाओ। दीदी, हम डाइटिंग पर हैं, आप समझा करो। तुम और ये तुम्हारे अमीरों वाले चोचले मुझे तो समझ ही नहीं आते। एक दिन देखना हम बहुत अमीर बनेंगे। प्रीति इतना कहती है कि उनका शराबी पिता घर लौट आता है। अरे झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम, झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम। आज आप फिर से इतनी शराब पीकर आ गए हो? शराब? क्या मैंने तेरे बाप की पी है? अरे अपने पैसों से पी है। तू होती कौन है मेरे ऊपर उंगली उठाने वाली? जरा भी शर्म नहीं आई आपको अपनी ही बेटियों के सामने शराब पीकर आने में? अपनी बेटी के लिए आज मैं बहुत खुश हूँ, और ये शराब भी मैंने खुशी में ही पी है। खुशी? कैसी खुशी? मैंने अपनी बेटी का रिश्ता पक्का कर दिया है। वो उस घर में बहुत खुश रहेगी। अरे वो लोग इतने अच्छे हैं कि उन्हें हमसे दहेज भी नहीं चाहिए। आपने रिश्ता कर दिया, मुझे बताया भी नहीं। कौन है वो लोग? उनका घर बार कैसा है? तो चुप हो जा। मैंने अपनी बेटी का भविष्य देखा है। मेरी बेटी वहाँ बहुत अच्छे से रहेगी। चल, अब मुझे खाना दे। इस तरह प्रमोद शराब के नशे में खटिया पर बैठ जाता है। सुजाता उसे खाना देती है। कुछ ही दिनों में प्रमोद अपनी बेटी की शादी एक लड़के से करवा देता है जो कि पहले से ही गरीब था। लेकिन इस शादी के पीछे दूसरा कारण था। भाई साहब, अब तो हिसाब क्लियर है ना? हाँ, अब हिसाब क्लियर है। तू जुए में अपनी बेटी को हार गया। कैसा बाप है तू? चल ठीक है, अब मैं तेरी बेटी को अपने घर ले जा रहा हूँ। आज से तेरी बेटी मेरे बेटे की बहू हुई। प्रमोद ये सुनकर चुप रह जाता है और अखिलेश अपने बेटे और बहू को अपने साथ अपने घर ले आता है। अखिलेश भी एक गरीब ही था। अपने गरीब ससुराल आने के बाद सुनैना अपने घर की जिम्मेदारियों को समझने की कोशिश करती है। कपड़े धोने के लिए साबुन नहीं है घर में, राशन भी खत्म हो गया है। अब मैं क्या करूं? सुनैना पड़ोस की शीतल से थोड़े कच्चे चावल मांग कर ले आती है, जिसके बाद वह चूल्हे पर मसाले वाले चावल बनाकर अपने ससुराल में सभी को खिलाती है। माफ करना बहू, तुम्हें हमारे साथ इतने बुरे दिन देखने पड़ रहे हैं। माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? मैं इस घर की बहू हूँ और आप सभी की परेशानियों को समझना मेरी जिम्मेदारी है। एक तो मेरी तनख्वाह नहीं मिली है, ऊपर से सुनने में आया है कि बहुत जल्दी हमारा ऑफिस बंद होने वाला है। अगर ऐसा हो गया तो हमारे घर में तो भुखमरी आ जाएगी। बेटा, तू पहले से ही कोई नौकरी ढूंढ ले। हम नौकरियां कहाँ मिलती हैं? इस तरह सुनैना अपने मायके में भी गरीबी से जूझ रही थी और ससुराल में भी। लेकिन उसकी दोनों बहनें बहुत समझदार होती हैं और वह अपने पसंद के अमीर लड़कों से शादी कर लेती हैं। माँ, हमें आशीर्वाद दीजिए। हम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहे हैं। तुम दोनों ने ये बहुत अच्छा फैसला किया कि तुमने अपने पिता की मर्जी से शादी नहीं की, वरना तुम्हारे पिता तुम्हारी बहन की तरह ही तुम्हें भी धक्का दे देते। सुजाता ऐसा कहकर अपनी दोनों बेटियों को गले से लगा लेती है। तभी वहां प्रमोद नशे की हालत में आता है। दारू दारू, मेरी तो दारू ही खत्म हो गई। अरे कोई मुझे पैसे दे दो, मुझे दारू पीनी है। इतनी शराब पीकर कहाँ से आ रहे हो आप? दारू क्या मैंने तेरे बाप की पी है? तुझे कितनी बार कहा है कि मुझे दारू के लिए मत टोका कर, लेकिन तू मानती नहीं है। पिताजी, कम से कम आज के दिन तो शराब को हाथ ना लगाते। आज आपकी बेटियों की शादी है। तो जैसी उल्टा बेटियां किसी के काम ही नहीं आ सकती। तुमसे अच्छी तो मेरी सुनैना बेटी थी। कैसे बेशर्म बाप हो आप! आपको ऐसा नहीं करना चाहिए अपनी बेटियों के लिए। पिताजी ना तो कल सुधरे थे और ना ही आज सुधरेंगे माँ। अब हम अपने ससुराल के लिए विदा होते हैं। प्रीति ऐसा कहने के बाद अपने पति के साथ वहां से विदा हो जाती है और कीर्ति भी। दोनों अपने अमीर ससुराल में आकर अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करती हैं, जहां उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होती। काफी दिन हो गए हैं और हमने पार्टी भी नहीं की। एक काम करती हूँ, आज मैं अपने घर पर पार्टी ही रख लेती हूँ। प्लान तो अच्छा है तुम्हारा, अपनी बहन को भी बुला लेना। भला अपनी बहन को ना बुलाऊं? ऐसा कैसे हो सकता है? चलो फिर आज पार्टी करते हैं।
प्रीति ऐसा बोलने के बाद अपनी बहन कीर्ति को अपने घर पार्टी के लिए इनवाइट करती है। कीर्ति अपने पति विशाल के साथ अपनी बहन प्रीति के घर आती है। साथ में कुछ दोस्त भी होते हैं। दोनों बहनें पार्टी में खूब एंजॉय करती हैं। मेरा कुछ पीने का मन कर रहा है, प्लीज कुछ मंगवा लो। रुको, मैं अभी वेटर को आवाज लगाती हूँ। हेलो वेटर, जरा इधर आना। कीर्ति जैसे ही वेटर को आवाज लगाकर अपने पास बुलाती है, वो और कोई नहीं बल्कि उनकी बड़ी बहन सुनैना का पति होता है। अरे जीजा जी, आप यहाँ? आप हमारे घर में वेटर की जॉब के लिए आए हो? हाँ, दरअसल मैं जिस कंपनी में काम कर रहा था वहां से मेरी नौकरी छूट गई और फिर कल तुम्हारी बहन का जन्मदिन है, मुझे उसका बर्थडे मनाना था, बस इसीलिए। ये कहकर रोहित वहां से चला जाता है और उसे अब वहां काम करने में इतनी शर्म आ रही थी कि वो उसी वक्त अपने पैसे लिए बिना ही काम को छोड़कर वापस घर लौट आता है। अजी, आप इतनी जल्दी आ गए? आप तो रात के 2 बजे आने वाले थे, अभी तो 11 बजे हैं। हाँ, बस ऐसे ही काम खत्म हो गया था। तुम अभी तक सोई नहीं क्या? नींद ही नहीं आ रही थी और फिर जब तक आप आ नहीं जाते हो मुझे नींद कहाँ आती है। माँ बाबूजी ने खाना खाया था? हाँ, खा लिया था। और तुमने? मैंने भी। तुम झूठ नहीं बोल पाती हो, मुझे पता है तुमने नहीं खाया ताकि तुम माँ बाबूजी को पेट भर कर खिला सको। मैं बहुत गरीब हूँ, तुम्हारी जरूरत है तो बहुत दूर, तुम्हें 2 वक्त का खाना भी सही से नहीं खिला पा रहा। परेशान मत होइए, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। भूखे पेट सुनैना रोहित के साथ सो जाती है। अगले दिन जब सवेरा होता है, सुनैना के घर के बाहर 2-3 गाड़ियां आकर रुकती हैं। इतनी सारी गाड़ियां? उन गाड़ियों के अंदर से सुनैना की दोनों अमीर बहनें निकलती हैं। अरे ये क्या, प्रीति, कीर्ति, तुम दोनों क्या? तुम इतनी अमीर हो गई हो? तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। आओ मेरे घर के अंदर आओ, तुम्हारा मेरे घर में स्वागत है। हैप्पी बर्थडे दीदी, जन्मदिन की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। बर्थडे? किसका बर्थडे? आपको आपका बर्थडे भी याद नहीं है? यह सब सुनने के बाद सावित्री को बहुत बुरा लगता है। इस घर की जिम्मेदारियों का भार इस बेचारी पर इतना पड़ा कि इसे कहाँ अपना बर्थडे याद होगा। आप परेशान मत होइए, आज हम दोनों बहनें अपनी बहन का बर्थडे मनाने के लिए ही यहाँ स्पेशल आई हैं। यह सुनकर सावित्री बहुत खुश होती है। बर्थडे मनाने में तो काफी खर्च हो जाएगा और मेरे पति के पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है। अरे क्या जरूरत है मेरा बर्थडे मनाने की? मुझे बर्थडे नहीं मनाना। हम जानते हैं आप ऐसा क्यों बोल रही हो, लेकिन आप चिंता मत करो, आपका बर्थडे हम दोनों सेलिब्रेट करेंगे। हाँ 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 जरूर, मैं तुम दोनों का साथ देने के लिए तैयार हूँ, आखिर मेरी बहू का बर्थडे जो है। इस तरह कीर्ति और प्रीति दोनों अपनी बड़ी बहन सुनैना का बर्थडे सेलिब्रेट करती हैं और उससे केक भी कटवाती हैं। भगवान ऐसी बहन हर किसी को दे, तुम दोनों बहुत अच्छी हो। भगवान आप जैसी बड़ी बहन हर किसी को दे। बचपन से लेकर अभी तक आपने हमारी सारी खुशियां पूरी की। माँ हमेशा हमारा बर्थडे मनाया करती थी, लेकिन आपका नहीं, क्योंकि आप खुद नहीं चाहती थी कि कभी उनके पैसे खर्च हों और फिर आज हम अच्छी जगह हैं और आप इस हालत में हो। वो तो कल जीजा जी हमें वेटर की हालत में मिले थे, तब हमें समझ आया कि आप किन परेशानियों से गुजर रही हो। ये सुनकर सुनैना मायूस हो जाती है। आज आपके जन्मदिन पर हम आपकी छोटी सी मदद करना चाहते हैं। प्रीति और कीर्ति दोनों ऐसा कहने के बाद सुनैना के हाथ में बहुत सारे पैसे रख देती हैं। इन पैसों से आप जीजा जी का कोई अच्छा सा काम शुरू करवा देना, फिर आपकी परेशानी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और उन्हें वेटर का काम भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन मैं ये पैसे नहीं ले सकती। हमारी तरफ से बर्थडे गिफ्ट समझकर ही ले लो दीदी, क्या हमारा इतना भी अधिकार नहीं? ये कहने के बाद सुनैना के पास अब कुछ कहने के लिए नहीं बचता। दोनों छोटी अमीर बहनें अपनी बहन का बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करती हैं और इसी बहाने उसकी मदद भी करती हैं। जिसके बाद रोहित उन पैसों से अपने लिए एक खाने पीने का ठेला खोल लेता है, जिससे उसकी आमदनी अच्छी खासी चलने लगती है और वह नौकरी से ज्यादा पैसे कमा लेता है। इसी के चलते उनकी परेशानी धीरे धीरे खत्म हो जाती है और सुनैना अब अपने गरीब ससुराल में भी खुशी खुशी रहने लगती है। अरे सारा दिन क्या बस झाड़ू ही लगाती रहेगी मेरी खोपड़ी पर? एक तो गर्मी के मारे बुरा हाल है, ऊपर से करमजली ने पंखा भी बंद कर दिया। माँ जी बस हो ही गया, बस ये कूड़ा उठा लूं वरना पंखे की हवा से ये कचरा उड़ जाएगा। हाँ हाँ मुझे मत सिखा, जल्दी से काम निपटा और पंखा चालू कर। उफ कितनी गर्मी है। आय हाय हाय, एक तो बुढ़ापा और ऊपर से घुटनों का दर्द। मैंने झाड़ू लगा ली है माँ जी, लाइए आपके पैर दबा दूं। हाँ ठीक है, लेकिन पैर दबाने का बहाना बनाकर खाना बनाना मत भूल जाना।
खाना बिल्कुल टाइम पर तैयार हो जाना चाहिए। जी जी माँ जी। चंदा को अपनी सास से इस तरह के ताने सुनने की आदत थी। चंदा की शादी राकेश से हुई थी, जो बिमला का बड़ा बेटा था। बिमला के 2 बच्चे थे, बड़ा राकेश और छोटी बेटी रंजना। रंजना की शादी राकेश से पहले ही हो चुकी थी। राकेश एक फैक्ट्री में क्लर्क था। बिमला अपनी बेटी रंजना से बहुत प्यार करती थी, जबकि उसकी बहू चंदा उसे फूटी आंख नहीं सुहाती थी, और ऐसा इसलिए भी था क्योंकि चंदा बहुत अमीर परिवार से नहीं थी। चंदा घर के सारे काम कितने ही अच्छे तरीके से क्यों न करे, बिमला उसके हर काम में मीन मेख निकाल ही लेती थी। फिर एक शाम जब बिमला घर से बाहर टहलने गई, तब उसकी मुलाकात अपनी एक सहेली से हो गई। ओहो हो बिमला, कैसी हो? आज बड़े दिन बाद दिखी। आहा, बस क्या बताऊं, ये बुढ़ापा जान ले रहा है मेरी। अरे हंस क्यों रही हो? मैंने कौन सा चुटकुला सुनाया तुम्हें? तुम्हारी बात पर हंस रही हूँ। 65 की हो गई हो तो अब बुढ़ापा परेशान नहीं करेगा तो और कौन परेशान करेगा? हाँ हाँ हाँ, बना लो मजाक तुम भी। और वैसे एक बात बता दूं, अभी 65 की नहीं हुई हूं मैं, फिलहाल 64 की हूं, समझी? तुमसे कोई नहीं जीत सकता। अच्छा ये सब छोड़ो, अब चंदा कैसी है? उसके हालचाल सुनाओ। कैसी क्या है, एक नंबर की कामचोर है मुई। जब देखो काम से जी चुराती रहती है। उसे बताती कुछ हूं, करती कुछ है। माँ बाप ने कुछ सिखाकर नहीं भेजा। अरे पर तुम्हारा घर तो बड़ा व्यवस्थित रहता है, इस बात की हर कोई तारीफ करता है मोहल्ले में। अरे वो सब तो मेरी वजह से है। मैं ना हूं तो पता नहीं मेरे राकेश का क्या हो, मेरा घर तो बर्बाद ही हो जाए। अरे तुम फालतू परेशान होती हो बिमला। चंदा बड़ी प्यारी लड़की है, एक अच्छी पत्नी और अच्छी बहू के सारे गुण दिखाई देते हैं मुझे तो उसमें। जाने दो, दूर के ढोल तो हमेशा सुहाने ही दिखते हैं। तुम क्या जानो उसकी असलियत? क्यों, ऐसा क्या हो गया? कुछ किया क्या उसने? अरे एक नंबर की लालची है। मुझे तो लगता है कि उसकी नजर हमेशा मेरी पेंशन और मेरे गहनों पर ही लगी रहती है। पर तुम्हारे बाद तो वो सारी चीजें उसकी और राकेश को ही मिलेंगी ना? कतई ना, वो लेकर ही क्या आई थी जो मैं उसे सब कुछ देकर जाऊं? मैंने तो सब सोच रखा है, मैं तो सारा जेवर और पैसा अपनी रंजना को दे जाऊंगी। चंदा चाहे बिमला की कितनी ही सेवा क्यों न कर ले, लेकिन बिमला के मन में उसके लिए जो कड़वाहट भरी हुई थी, उसे खत्म कर पाना बड़ा मुश्किल था। फिर एक सुबह, माँ कहाँ हो माँ? देखो मैं आ गई। अरे रंजना, आजा आजा मेरी प्यारी बिटिया, कितनी कमजोर हो गई है। ससुराल में अच्छा खाना नहीं मिलता क्या? बस माँ क्या बताऊं, अब ससुराल में मायके जैसा सब कुछ कहाँ मिलता है। खैर मेरी छोड़ो, और ये बताओ तुम कैसी हो? कैसी होंगी बेटा, बस कट रही है। क्यों, ऐसा क्या हो गया? भाभी ने फिर कुछ किया क्या? अरे तू उसे छोड़ना और बता। कैसे छोड़ दूं? मेरी माँ का तो जीना हराम कर रखा है उसने। आप मुझे बताओ अब क्या किया उसने? रंजना के आते ही उन दोनों ने चंदा को जी भर कर कोसना शुरू कर दिया। तभी रंजना की आवाज सुनकर चंदा भी रसोई से बाहर आकर बोली, अरे रंजना दीदी कैसी हो आप? ठीक हूँ। जीजा जी नहीं आए? नहीं, वो बहुत बिजी रहते हैं तो नहीं आए। माँ वो असल में ये 2 दिनों के लिए शहर के बाहर गए हैं, एक जरूरी मीटिंग के लिए, तो सोचा कि अब 2 दिनों तक वहां अकेली क्या करूंगी, तो मैं आपके पास चली आई। बिल्कुल ठीक किया तूने, वैसे भी कितने दिन हो गए थे तुझे देखे हुए। तेरा जब जी करे तू आ जाए कर। अच्छा माँ, अब बताओ क्या खिलाओगी? हाँ हाँ दीदी बताइए ना, क्या खाएंगी, मैं अभी बना देती हूँ। मेरा तो मन पालक पनीर और पुलाव खाने का कर रहा है। अच्छी बात है माँ जी, मैं जरा बाजार जाकर पालक और पनीर ले आती हूँ। ठीक है, पर जरा जल्दी आना। इसके बाद चंदा पालक और पनीर लेने बाजार चली गई, और उसके जाते ही दोनों माँ बेटी ने फिर से उसकी बुराई शुरू कर दी। असल में रंजना अपनी माँ से 2 कदम आ गई थी। वो जब भी मायके आती, चंदा के खिलाफ अपनी माँ के खूब कान भरती थी। माँ याद है मेरी एक सहेली थी, वो कन्नू प्रिया? हाँ हाँ वो कन्नू ना, याद है मुझे। क्या हुआ उसे? पिछले महीने शादी थी उसकी, पता है उसके पापा ने दहेज में काट दी है उसे। अच्छा, पर उसके पापा तो किसान थे ना? माँ देखो, देने की ना नियत होनी चाहिए। आदमी का मन है तो वो उधार लेके या कैसे भी करके अपनी बेटी की जरूरत का सामान तो दे ही सकता है। अब हर आदमी आपके समधी के जैसा कंजूस तो नहीं होता ना। चंदा ने बिमला की दुखती रग छेड़ दी थी। कार की बात सुनते ही बिमला और ज्यादा चिढ़ गई। उसने बड़े ही प्यार से रंजना के लिए उसकी पसंद का खाना बनाया, लेकिन ना तो रंजना और ना ही बिमला के मुंह से तारीफ का एक बोल निकला उसके लिए। इन 2 दिनों में चंदा के लिए घर का काम कुछ ज्यादा ही बढ़ गया, और फिर जब रंजना अपने ससुराल वापस जाने लगी तो बिमला ने उसके हाथ में अपने सोने के कुंडल रख दिए। ये ले, ये तू ले ले। मैं नहीं चाहती कि मेरे जाने के बाद मेरी चीजों को ये चंदा कब्जा ले।
ओहो माँ, भाभी को मत देना, पर तब तक तो तुम पहनो ही ने। अरे ना ना, इस बुढ़ापे में अब ये शौक कहाँ रहे, इन्हें तू ही रख। और सुन, जरा जल्दी जल्दी आती रहा कर, धीरे धीरे मैं अपने सारे जेवर और पेंशन भी तेरे नाम कर जाऊंगी। अच्छा तो ठीक है माँ, मुझे फोन करना, मैं तुरंत आ जाऊंगी जब भी बुलाओगी। इसके बाद रंजना वहां से चली गई, पर ये सारी बातें किचन में खड़ी चंदा ने सुन ली। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो हमेशा एक अच्छी बहू बनने की पूरी कोशिश करती थी, लेकिन बिमला को खुश कर पाना शायद उसके लिए मुमकिन ही नहीं था। और फिर रही सही कसर रंजना आकर पूरी कर देती।